जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे एडिटोरिया की मैगजीन जो आई है, जो जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड सारे चीज़ इसमें मेंशन किए गए हैं। और आप 73 बीपीएससी के लिए ये रामबाण साबित होगा। ठीक है, रामबाण साबित होगा। आप अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आते हैं उसमें आप 90 से 95% आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम आज देखेंगे। बिहार संपादकीय जो समाचार है जो दिया हुआ है 10 से 12 पेज में है, उसको हम तेजी से खत्म करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि इसमें 33 अध्याय है और ये अध्याय धीरे धीरे करके मैं आने वाले 4-5 दिनों में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, इस वीक में ज़्यादा इस वीक में मैं सैटरडे संडे तक पूरा कंप्लीट करा दूंगा और इसका एक अलग से मैं प्लेलिस्ट बना देता हूँ। और मैं इसका ऑलरेडी जो वन लाइनर कंप्लीट कराया हूँ उसका आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे देखेंगे हम बापू टावर के बारे में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, बापू टावर के बारे में जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने महात्मा गांधी पर समर्पित बापू टावर का जो लोकार्पण किया है उसके महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। यह भवन 7 एकड़ भूमि पर बना है जो गर्दनी बाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना के गर्दनी बाग में। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 102 फीट की ऊंचाई है। ये शंकुकार भवन है। ठीक है, शंकुकार भवन है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे और इसके बगल में आयताकार भवन G6 भी शामिल है। ठीक है, क्या शामिल है? G6 भी शामिल है। और इसमें नोट देखेंगे, विभिन्न समाचार पत्रों में बापू टावर की ऊंचाई 120 बताई है। ओके, 120 भी बताई है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें आप देखेंगे इसका निर्माण पर कुल 100 कितने पैसे लगे? 130 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें क्या है ना कि बापू जी के जीवनी से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाएं, उनके विचार, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका, बिहार से उनका लगाव, बापू के आदर्श को बेहतर ढंग से रेखांकित कर उनको प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ बापू टावर वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया है। ठीक है, इसके बाहरी सतह पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। किसकी? तांबे की परत चढ़ाई गई है। ठीक है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया के कारण ये तांबे का मुखौटा इंद्रधनुषी रंगों में एक सुंदर परिवर्तन से गुजरता है जो टावर को सौंदर्य को आकर्षित करता है। ठीक है, सौंदर्य को आकर्षित करेगा, जिससे क्या होगा कि जो टूरिज्म है वो इंक्रीज होगा अपने पटना जिला में। ठीक है दोस्तों, और टावर में 5 रैंप है। आप देखेंगे टावर में कितने रैंप है? 5 रैंप है। ठीक है, और इस रैंप में देखेंगे आपका पहला रैंप है गांधी जी का बिहार आगमन और चंपारण सत्याग्रह आदि, पहला रैंप। दूसरा रैंप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध का भारत पर असर, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार। ठीक है, सेकंड है रैंप। थर्ड रैंप देखेंगे गांधी जिन्ना वार्ता। ठीक है, शिमला सम्मेलन, नोआखली यात्रा आदि इसमें क्या है? उल्लेख है थर्ड रैंप में। फोर्थ रैंप में देखेंगे बिहार में गांधी प्रार्थना सभा में गांधी जी माउंट बेटन से मुलाकात, माउंट बेटन से जब मुलाकात किए थे गांधी जी प्रार्थना सभा में, तो ये इसकी मुलाकात का उल्लेख किसमें दिया है? रैंप 4 में दिया है। आप ऐसे मिलान करने के लिए दे देगा, जैसे रैंप 1। ठीक है, रैंप 1 उसके बगल में लिख देगा, रैंप 2 उसके बगल में लिख देगा, उसमें क्या उल्लेख है। ठीक है, तो रैंप 5 देखेंगे। रैंप 5 में गांधी जी एक प्रेरणा स्रोत, गांधी जी का आइकन इत्यादि। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे तीसरी एशियाई जल पक्षी का गणना जो 2024 में हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना, ये गणना जिसे आप देखेंगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो प्रेम कुमार जी ने तीसरी एशियाई जल पक्षी गणना का 2024 की रिपोर्ट जारी की। है जिसमें 28 जिलों में 84 आर्द्रभूमि में सर्वे किया गया था। ठीक है, जो 84 आर्द्रभूमि में क्या किया गया था? सर्वे किया गया है पूरे 28 जिलों में। ठीक है, और इसके आगे देखेंगे दोस्तों कि इसके आगे ये है कि महत्वपूर्ण इसके बिंदु आप देख लेंगे। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु है बिहार में जल पक्षी की 237 प्रजातियां हैं। ठीक है, 237, और इसमें जो 19 प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त है, यानी क्रिटिकली है, वो संकटग्रस्त है। और कुल 80,246 पक्षियों की संख्या पाई गई है। ठीक है, ये पूरी संख्या दी हुई है। ठीक है, इतना डीप तो नहीं पूछेगा, बट ये पूछ सकता है कि कितनी प्रजातियां हैं और कितनी प्रजातियां संकटग्रस्त है। ठीक है, और कौन ये लेके आया, कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई? ठीक है, ये प्रेम कुमार जी ने लेके आया। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां जैसे ग्रेटर एडजुटेंट कॉमन पुचार्ड, सारस क्रेन एंड काली टोपी वाला
किंगफिशर और फोल्केटेड, ओके, फॉल्केट डक आदि पक्षी हैं। ठीक है, ये क्या है, क्रिटिकली है, तो ये ध्यान में रखें। प्रवासी पक्षी कृषि विस्तार इत्यादि मछली पकड़ने और आर्द्रभूमि में प्रदूषण में खतरे हैं। ठीक है, ये सारे खतरे हैं। पक्षियों की संख्या के अलावा आवास और उन पर खतरे का भी आकलन किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। बिहार में रामसर जो साइट है उसकी बात की गई है। बिहार में रामसर जो साइट है उसकी बात की गई। तो आइए देखते हैं रामसर साइट के बारे में। ठीक है, बिहार में 2 आर्द्र भूमि स्थल नागी और नकटी को रामसर स्थलों में शामिल किया गया। तो आपको यही पूछ देगा कि नागी और नकटी जो रामसर साइट है वो हाल ही में मतलब आर्द्र भूमि में किसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप बताएंगे नागी और नकटी को। अब इसमें इसकी व्याख्या जो नागी और नकटी का है इसको देख लेते हैं, और देखने के बाद आपको इसमें पूरी डिटेल इसको आपको मिल जाएगी। और इसमें अभी बिहार में आप देखेंगे, बिहार में कितने रामसर साइट हो गए, इसमें बिहार में आपके 3 रामसर साइट हो गए। ठीक है, रामसर स्तर हो गया। आइए देखते हैं इसका। ठीक है, देखेंगे नागी वेटलैंड, देखेंगे नागी वेटलैंड में यह जमुई जिला में स्थित एक मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो झाझा वन रेंज में स्थित है। कहाँ है स्थित है, झाझा वन रेंज में। नागी नदी पर बांध बनाकर नागी वेटलैंड का निर्माण किया गया था। यह 791 हेक्टेयर में फैला हुआ। कितने हेक्टेयर में दोस्तों, 791 हेक्टेयर में। एशियाई जल परीक्षण पक्षी जनगणना AWC 2023 के अनुसार यहाँ 7,884 पक्षी दिखे गए। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं नेक्स्ट। ये 1984 में वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। किसके रूप में, पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। और नकटी का देखेंगे, नकटी वेटलैंड का ये जमुई जिला में स्थित है। यह मानव निर्मित पक्षी अभयारण्य है जो 333 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और एशियाई जल पक्षी जनगणना के अनुसार 2023 के अनुसार यहाँ 6,938 पक्षी पाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ लुप्त प्राय भारतीय पक्षी और एक संकटग्रस्त देसी कैटफिश सहित विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियां पाई गई हैं। ये 2 प्रजातियां हैं जो भारतीय हाथी और कौन है, देसी कैटफिश, जो क्या है, संकटग्रस्त प्रजातियां पाई गई हैं। और 1984 में देखेंगे दोस्तों इस आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, पक्षी अभयारण्य के रूप में। ये कोड बना के दे देगा, तो आप ध्यान रखें कौन से ईयर में, 1984। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट। इसका एक्सप्लेनेशन साइड देखते हैं। यहाँ एक नोट दिया हुआ है जो बेगूसराय की कांवर झील जो है 2020 में बिहार का पहला रामसर स्थल नामित किया गया बेगूसराय जिले में। और कौन सा, कांवर झील है, कांवर झील है। ठीक है, कांवर झील बूढ़ी गंडक से बनी एशियाई की एक बड़ी गोकुल झील है, ऑक्सबो लेक है, गोकुल झील है। ठीक है, कांवर झील। कांवर झील के बारे में आप देखेंगे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है और पीसीएस ने भी पूछा, यूपी पीसीएस ने भी पूछा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कांवर ये गंडक और कांवर झील ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं कि श्री सुशील मोदी जी के बारे में आप देखेंगे, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं, इनके बारे में देखते हैं। ये कैंसर पीड़ित से इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया इनका। कब हुआ था, 13 मई 2024 को। इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1952 पटना में हुआ था। ठीक है, वे 1990 में पहली बार पटना सेंट्रल से विधानसभा के लिए चुने गए, विधानसभा के लिए चुने गए। वे 2004 में पहली बार भागलपुर से लोकसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, लोकसभा के लिए 2004 में ये चुने गए थे। ठीक है, और वे 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है, बिहार 2005 में, 2005 से 2013 रहे, उसके बाद 2017 से 2020 तक रहे, फिर दिसंबर 2020 में राज्यसभा के लिए चुने गए। और वे 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव भी थे। और उस समय के छात्र संघ के अध्यक्ष कौन थे, श्री लालू प्रसाद यादव जी थे। ठीक है, उस समय अध्यक्ष थे किसके, पटना यूनिवर्सिटी के। ठीक है दोस्तों, पटना यूनिवर्सिटी के। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखेंगे और नेक्स्ट देखेंगे, उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर लालू लीला नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक लिखी, लालू लीला नामक। और पूछ देगा कि लालू लीला नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आपको बताना होगा कि सुशील मोदी जी ने लिखा है। वे 1983 से 1986 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय महासचिव रहे। एबीवीपी के ये महासचिव भी रहे। ठीक है, आपातकाल के दौरान उन्हें 5 बार गिरफ्तार किया गया। ठीक है, जब इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो उनको 5 बार क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। ठीक है दोस्तों,
अगला देखेंगे प्रकाशित पुस्तकें जो थी उनकी कौन कौन सी पुस्तकें थी, क्या बिहार भी असम बनेगा और आरक्षण, ठीक है, इनकी दो प्रकाशित पुस्तकें हैं। और अब अगला देखेंगे पटवा टोली। पटवा टोली एक गांव है, ये पता है आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग गांव है। पटवा टोली गांव में आप देखेंगे कि हर गांव में हर घर में आपको एक आईआईटीएन मिलेगा, एक आईआईटीएन मिलेगा। इसको आईआईटी फैक्ट्री के नाम से मशहूर है, ठीक है। ये बिहार में कौन से जिला में, गया जिला में, गया जिला में पटवा एक गांव है पटवा टोली, जहाँ पे आईआईटी फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और इसी के रूप में आप देखेंगे कि जो यूपी में आप देखेंगे कि एक जगह है, एक आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, जगह है, एक गांव है मधवा पट्टी, ठीक है, मधवा पट्टी, उसमें उसको आईएएस की फैक्ट्री वहाँ पे भी कहा जाता है, क्योंकि हर घर में आपको एक आईएएस 2 आईएएस मिलेंगे ही, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, एक जानकारी के लिए मैंने यूपी के बारे में भी बता दिया, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे गांव के पहले उत्तीर्ण छात्र जितेंद्र पटवा ने गांव को प्रेरित किया, ठीक है, जितेंद्र पटवा जी थे, गांव को प्रेरित किया। अब वृक्षवेद संस्था से छात्रों को मदद मिल रही है और 2013 से आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, निःशुल्क पुस्तकालय भी खोला गया है, ठीक है, लाइब्रेरी जो है ना वो निःशुल्क है। अब पटवा टोली में बुनकरों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को पुरस्कार मिला, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म थी वीवर्स ऑफ होप को यूनेस्को में पुरस्कार मिला, ठीक है। फिल्म का निर्देश सिंजल चटर्जी ने छात्रों और दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय की से मदद किया, ठीक है, विश्वविद्यालय की मदद किया, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे सार्वजनिक परीक्षा और अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, जो सार्वजनिक परीक्षा कराई जा रही है उसके अनुचित साधनों की रोकथाम और उसका अधिनियम 2024 देखेंगे। इसमें दिया गया है कि परीक्षा में अनुचित जो साधन का प्रयोग करने के लिए क्या है, रोक लगाने के लिए लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर शमनीय होंगे, ठीक है, गैर जमानती होंगे, ठीक है, नॉन अवेलेबल जो ऑफेंस होता है होगा आपका। एंड नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आगे की जो विवरण दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। इसमें दिया है कि अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। सेवा प्रदान फर्म निदेशक वरिष्ठ संगठनों को वरिष्ठ इसमें सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक वरिष्ठ प्रबंधन या प्रभारी व्यक्ति 3 से 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए की जुर्माना की गई है। आप देख रहे होंगे यूपी और बिहार में पहले बहुत ही नकल हुआ करता था, तो इसको रोक लगाने के लिए बिहार सरकार ने ये कदम उठाया है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था शामिल संगठित अपराध करता है तो उसे 5 या 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना से दंडित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि कोई संस्था संगठित अपराध करने में शामिल है तो उसकी संपत्ति कुर्की होगी, जब्त की जाएगी और उसकी जांच का अनुपातिक खर्च वसूला जाएगा, ठीक है, जितना खर्च लगेगा वो भी वसूला जाएगा। किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाध्यक्ष के पद के नीचे का अधिकारी नहीं होगा, ठीक है, पुलिस उपाध्यक्ष के नीचे का जो भी अधिकारी है और इसकी जांच नहीं कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे बिहार फिल्म महोत्सव नीति जो है, ये आपको इसलिए जरूरी है ना, ये जो दिया है संसाधन की, इसमें आप देखेंगे कि पूरा बिहार से जितने सारे नीति हैं, चाहे नीति हो गया, चाहे कोई योजना हो गई, जो बिहार का जो मोस्ट करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ इसमें मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा आपके एग्जाम के लिए, संबंधित बीपीएससी के लिए। इसमें देखेंगे बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना। इसके प्रमुख बिंदु क्या है देख लेते हैं। इसके निर्माताओं के लिए, फिल्म के निर्माताओं के लिए एकल बिंदु इंटरफेस प्रदान करना, ठीक है। पहली फिल्म शूटिंग का अनुदान 2 करोड़ रुपया या 25% जो भी
कम हो, इसके साथ साथ फिल्मों की संपूर्ण शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में होगा। ठीक है, राज्य में होगा 50%। इसमें आप देखेंगे लगभग 2.5 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस पर आयोजित हो। ठीक है, आयोजित हो। ये आप देखेंगे पहली फिल्म शूटिंग की अनुदान ये बात की गई है। दूसरी शूटिंग फिल्म अनुदान के लिए क्या बात की गई है, आइए देखते हैं। इसमें है 2.75 करोड़ रुपए का या 25% जो भी कम हो या न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस का राज्य में हो। ठीक है, 3 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस राज्य में ही हो। ठीक है, तीसरा फिल्म शूटिंग के लिए अनुदान देखेंगे 3.50 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो या न्यूनतम 50% शूटिंग दिवस राज्य में हो। ठीक है, चौथा इसमें देखेंगे 4 करोड़ रुपए या 25% जो भी कम हो और न्यूनतम 75% शूटिंग दिवस का राज्य में। ठीक है, अपने राज्य में कराने का। और इसमें जो आप देखेंगे बिहार में जो निर्मित जो भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, ठीक है, अंगिका है, ठीक है, बज्जिका है, ठीक, इत्यादि का अनुदान के लिए 50% होगी। ठीक है, अधिकतम अनुदान 50% होगी तथा हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए अनुदान 25% होगी। बेसिकली अपने जो रीजनल लैंग्वेज है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये नीति आई है बिहार सरकार द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे कि इसमें छठा पॉइंट है, राज्य में टीवी धारावाहिकों शो में सब्सिडी मिलेगा। ठीक है, 50 लाख तक या कुल निर्माण लागत COP का 25% जो भी कम हो, राज्य के अंदर न्यूनतम 45 दिवसों की शूटिंग हो, 1 करोड़ तक का कुल निर्माण लागत COP का 25% जो भी कम से और राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिवसों की शूटिंग हो। ठीक है, राज्य के अंदर न्यूनतम 90 दिनों की शूटिंग हो। OTT के लिए, OTT जो अभी आजकल बहुत ही तेजी से लोग देख रहे हैं, OTT की तरफ बढ़ रहे हैं, तो OTT के लिए जो सब्सिडी का प्रावधान है इसमें देखेंगे 2 करोड़ या निर्माण लागत का 25% और उसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 50% या राज्यों में शूटिंग के 30 दिवस। ठीक, और अगला देखेंगे इसी में 3 करोड़ तक या निर्माण का लागत 25%। ये क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे इस नीति से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकें। दैट्स वाई कि मैं आप लोगों को इतनी डीपली में पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को एक एक चीज़ पढ़ के मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में ये रहे। ठीक है, जब भी आप सुने तो दिमाग में ये घुसता रहे। ठीक है, 3 करोड़ तक या निर्माण लागत 25% और उसके साथ कुल शूटिंग दिवसों का न्यूनतम 70% या शूटिंग का 60 दिवस। ओके, शूट के 60 दिवस। हर वर्ष रोचक और तकनीकी उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार राज्य फिल्म पुरस्कार भी देगा। ठीक है, फिल्म पुरस्कार भी देगा। आगे देखेंगे स्थानीय कलाकारों को कार्य का अवसर देने पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा दोस्तों। जस्ट वेट अ मिनट। अगला देखेंगे हम, अगला टॉपिक है बिहार लघु उद्यमी योजना। ठीक है दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना जाति आधारित गणना के अनुसार 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए। कितने? 94 लाख से अधिक परिवार। इसलिए राज्य सरकार ने बेरोजगारी की कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लाई है। इस योजना का उद्घाटन आप देखेंगे 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाई गई। इसके प्रमुख बिंदु हैं, योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए एवं 2024 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिनियम 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा, यानी 2 लाख रुपए तक का आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, लोन दिया जाएगा अगर आप स्वरोजगार करना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। आपकी 3 किस्त होंगे। प्रथम किस्त में परियोजना का 25% होगा, द्वितीय किस्त में परियोजना का 50% होगा और तृतीय किस्त में परियोजना का 25% होगा। ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि कूट बना कर दे देगा और जिसमें आपको ये लगाना होगा। इस तरह के क्वेश्चन बनने की शंका ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे बिहार सरकार बिहार के निवास
को ही यह लाभ दिया जाएगा। इसके जो भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें आप देखेंगे, बिहार के निवासी को ही यह लाभ मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आवेदन की तिथि, लाभुक की उम्र 18 से, ये देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, 18, जैसे यूपीएससी जैसे क्वेश्चन बना देता है ना, कूट के लिए कोई भी स्कीम होता है कूट के लिए बना देता है। अब बिहार बीपीएससी में भी आप देखें उस तरीके क्वेश्चन की मात्राएं बहुत बढ़ गई हैं। ठीक है, तो आप इस रणनीति से पढ़ेंगे ताकि आपको बहुत ही आसानी से आप प्रीलिम्स पास कर लेंगे। ठीक है, आवेदन की तिथि को लाभुक उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए, 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ठीक, तब ये आप योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगला देखेंगे नीतीश डिवाइस, ये आप देखेंगे नीतीश डिवाइस। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आईआईटी पटना के सहयोग से मानव जीवन की सुरक्षा के लिए नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन नामक एक उपकरण पेश किया। ठीक है, नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, नीतीश डिवाइस ये लॉन्च हुआ है और इसमें आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें दी हैं, इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। यह इसमें विशेषताएं आप देखेंगे, यह एक पेटेंट के आधार पर उपकरण है जो अपने उपयोगकर्ताओं को ध्वनि संदेश के माध्यम से सचेत करेगा, ध्वनि संचेत के माध्यम से सचेत करेगा और यह किसानों को बाढ़, सूखा, वज्रपात, हीट वेव और शीत लहरों के बारे में सचेत करेगा। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि जो बिहार में आप देखते होंगे बाढ़ बहुत आता है, जब इस साल भी आया, हर साल में जो कोसी रिवर में आप देखेंगे जो सोरवा बिहार कहा जाता है जिसको, उससे क्या होता है आपको बाढ़ की शंका बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको रोकने के लिए ये योजना चालू की गई है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे ये भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है, आप ये ध्यान रखेंगे, ये भूकंप और सुनामी के लिए नहीं बना है। ठीक, ये योजना, ठीक है, नीतीश इनिशिएटिव जो है, ठीक है, यह किसी भी घटना से पहले उपयोगकर्ताओं को ध्वनि अलर्ट पर भेजेगा, ध्वनि अलर्ट पे ये भेजेगा। ठीक है, यह उपकरण 3 तरीकों से अलर्ट करेगा, 3 तरीकों से अलर्ट करेगा। ठीक है, यह वॉइस मैसेज भेजेगा, इसका रंग हरे से लाल हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइस तब तक चेतावनी देती रहेगी जब तक इसका क्या होगा, जब तक आप इसका उपयोगकर्ता को बंद नहीं कर देता। ठीक है, और इसमें पांचवा देखेंगे दोस्तों, यह डिवाइस शरीर की गर्मी से चार्ज होगी। ठीक है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये किसने किया, आईआईटी पटना के द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है, अगला देखेंगे बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में देखेंगे, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के बारे में देखेंगे। राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी है। अगले 5 वर्ष तक ये क्या होगा, प्रभावी होगा। इस नीति का उद्देश्य क्या है, बिहार को इलेक्ट्रिक वाहन परिस्थिति तंत्र विकसित करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाना। ठीक है, एक आदर्श राज्य बनाना, वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करना, जो कि एयर पोल्यूशन की बात कर रही है। आप एयर पोल्यूशन देखते होंगे ना, दिल्ली में बहुत ही पीक पे पहुंच गया है। ठीक है, वहाँ पे रहना मतलब बिल्कुल ही खतरा है। ठीक है, फिर भी लोग रह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आप अगला देखेंगे, बिहार के 6 जिले पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा व पूर्णिया के लिए पीएम ई बस सेवा कार्यक्रम के तहत 400 बसों की अधिग्रहण को मंजूरी, 400 बसें चलाई जाएंगी। ठीक है, पीएम ई बस सेवा के तहत मिशन 2028 तक बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दीर्घकालीन टिकाऊ परिवहन परिस्थिति तंत्र बढ़ावा देना। ठीक है, बढ़ावा देना इसका मिशन का काम है। इसका लक्ष्य क्या है, आप देखेंगे इसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, यह सुनिश्चित करना कि 2028 तक, ये टारगेट बहुत जरूरी है, 2028 तक बिहार में खरीदे गए और पंजीकृत किए गए नए वाहनों में से 15% वाहन क्या हो, इलेक्ट्रिक हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक हो दोस्तों। ठीक है, आप देखेंगे अगला, पहले 10,000 वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए 10,000 रुपये खरीद का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ठीक है, ST SC के लिए क्या दिया जाएगा, 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, यदि और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों को मोटर वाहन कर में 50%, मोटर वाहन कर में कितना 50% दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50%। ठीक,
पहले 1001 के लिए आप क्या इलेक्ट्रिक 4 पहिए वाहन के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा की खरीद का प्रोत्साहन राशि, जिसमें अधिकतम सीमा क्या होगी 1,25,000 रुपये होंगी, और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 1.5 लाख रुपये है। ठीक है। भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहनों, बस, मालवाहक पर मोटर वाहनों कर का कितने परसेंटेज 75% क्या होगी छूट होगी। ठीक है, छूट होगी। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे अगला, देखेंगे अगला नेक्स्ट, इसमें 10th वाला नंबर है। 10th नंबर देखेंगे दोस्तों कि राज्य के पूरे राज्य में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह से चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगी। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशनों के लिए प्रोत्साहन 3 साल तक दे होगा। ओनली 3 ईयर्स के लिए क्या होगा दे होगा, 3 साल के लिए दे होगा, यानी 3 साल के लिए देना होगा। ठीक है। अगला देखेंगे दोस्तों, इसमें आपका नेक्स्ट है कि बिहार आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 के अंतर्गत देखेंगे कि बिहार सरकार ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में के भविष्य के लिए विकास के लिए एक खाका के रूप में एक नीति तैयार की है। अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगा। ये अगले 5 वर्षों तक क्या रहेगा लागू रहेगा। इस नीति का जो प्रावधान है दोस्तों, आप उस प्रावधान को देखिए। ये प्रावधान में आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। ठीक है। इसमें नई आईटी पॉलिसी के अंतर्गत आईटी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों, निवेशकों और रोजगार प्रदाताओं को न्यूनतम 5 से 30 करोड़ रुपए निवेश करने पर 30% पूंजी निवेश सब्सिडी हमारी सरकार देंगी। कितने परसेंट 30%, बहुत ही होता है 30%। ब्याज सहायता के लिए ब्याज दर 10% और सावधि ऋण का वास्तविक ब्याज दर जो भी कम होगी, जितना कम हो सके उतना होगी। इसकी सहायता में कुल सीमा 50% या 40 करोड़ रुपये जो भी कम होगी। ठीक है। 5 वर्ष की अवधि के लिए ऊर्जा बिल का 25% बिजली शुल्क सब्सिडी पर मिलेगी। किस पे मिलेगी सब्सिडी पर मिलेगी। 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये की सीमा के अधीन ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता के अंशदान के लिए 100% क्या होगा प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। 100% प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। ठीक है। 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले या न्यूनतम 1,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाले मेगा उद्यमों के लिए प्रोत्साहन का यह विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि 30 करोड़ रुपये से अधिक निवेश को केवल कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जाएगी। ठीक है। 30% से जो 30 करोड़ से ज़्यादा क्या करेगा निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, कैबिनेट केवल उसी को क्या करेगी मंजूरी देगी। ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे आप बिहार के अपराध नियंत्रण अधिनियम देखेंगे। इसमें क्या है बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के अंतर्गत यह अधिनियम बिहार केंद्रीय अधिनियम 1981 का स्थान लेगा। किसका लेगा 1981 का। यह अधिनियम में असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करने के लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है। असामाजिक जो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं उनको क्या करने के लिए उन पे नियंत्रण करने के लिए यह एक विशेष प्रावधान है। इसके जरिए आप देखेंगे भूमि, बालू, शराब समेत सारे अन्य मामलों को शामिल आपराधिक पर शिकंजा कसा जाएगा। ठीक है। जितने ये भू माफिया होते हैं, बालू माफिया होते हैं, शराब माफिया होते हैं, इन लोगों को क्या करने के लिए उन पे रोक लगाने के लिए ये अधिनियम 2024 में लाई गई, जिसके मुख्य विशेषताएं आप देख लेंगे। यह अधिनियम व्यापक रूप से परिभाषित करता है कि किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसे असामाजिक व्यक्ति कहा जा सकता है। इस अधिनियम में उसका उल्लेख है। जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर निर्वासित करने का आदेश दे सकता है। ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट जो होता है, इसमें आप देखेंगे कि आरोपी संबंधित डिवीजन के आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। आयुक्त के समक्ष क्या कर सकता है अपील कर सकता है। ठीक है। इसमें आपको जो भी जिस पे एलिगेशन लगा है वो क्या कर सकता है, जो आयुक्त है उसके समक्ष अपील कर सकता है। आदेश के उल्लंघन और हिरासत के मामले में बाहरी असामाजिक तत्व का जबरन हटाना। ठीक। इसका उद्देश्य पुलिस निरीक्षक के पद के नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी को तलाशी और जब्ती करने की शक्ति इसमें नहीं है।
ठीक नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट डीएम को जब्त करने की दी गई किसी भी संपत्ति के निपटान के लिए रिपोर्ट करेगा। क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा। अगला देखेंगे दोस्तों, बिहार पुलिस सुरक्षा उपाय प्रवर्तन अधिनियम। इसमें आप देखेंगे, इस अधिनियम में दिया गया है कि राज्य के प्रतिष्ठान में सार्वजनिक सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराना। ठीक है, यह सरकार को सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तक पहुंच प्रदान करता है ताकि अपराधों को रोकने के लिए, इसका पता लगाने के लिए आपराधिक रिकॉर्डों का रिकॉर्ड बनाया जा सके। ठीक है, आपराधिक के लिए क्या बनाया जा सके? एक रिकॉर्ड बनाया जा सके। ठीक है, आतंकी जैसे हमलों सहित सुरक्षा खतरों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में निवारण पुलिसिंग। ठीक है, निवारण पुलिसिंग में सुधार करना। ठीक है, राज्य सरकार एक या अधिक क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक सुरक्षा समिति का क्या करेगी? गठन करेगी। इसमें हम देखेंगे, सार्वजनिक सुरक्षा समिति मालिक या प्रबंधन या व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। जो दिशा निर्देश पालन नहीं कर रहे हैं उस पर क्या करेगी? जुर्माना लगा सकती है। ठीक है, जुर्माना लगा सकती है। पहले महीने के लिए 10,000 रुपये डिफ़ॉल्ट के लिए और 25,000 रुपये आप देखें बाद में महीने के लिए 25,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, बाद के महीने के लिए 25,000 प्रति माह। अगला देखेंगे, एक दूसरी नीति है बिहार नई पर्यटन नीति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्यटन नीति है। आप इसमें देखेंगे दोस्तों कि इसमें क्या उल्लेख हुआ है। आप देखेंगे कि इस नीति के अंतर्गत इसका उद्देश्य है राज्य में विश्व स्तरीय पर्यटन आधारभूत संरचना का निर्माण करना। ठीक है, इसके प्रमुख प्रावधान क्या है? 10 करोड़ रुपए तक के निवेश में 30% क्या करना? सब्सिडी देना। अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए होगी। क्या होगी? मैक्सिमम आपको 3 करोड़ रुपया तक का क्या होगा? सब्सिडी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। 50 करोड़ रुपये तक के निवेश में 25% होगा। अगर आप 50 करोड़ रुपए तक का क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? 25% तक का सब्सिडी मिलेगी। उसमें अधिकतम सीमा कितनी है? 10 करोड़ रुपये। ठीक है, 10 करोड़ रुपये तक का अधिकतम सीमा है। अब 50 करोड़ से ऊपर का अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें जो सब्सिडी है इसमें भी क्या है? 25% है। और अधिकतम कितना मिलेगी आपको सब्सिडी? 25 करोड़ रुपये मिलेगी। और न्यूनतम अगर आप 75 लाख रुपये तक का निवेश करते हैं, वित्तीय अनुदान का लाभ लिया जा सकता है। ठीक है, वित्तीय अनुदान का लाभ लिया जा सकता है। ठीक, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल का विकास करना है। ठीक है, विकास करना है कार्यबल का। सूचीबद्ध होटल, रिजॉर्ट, टूर ऑपरेटर व पर्यटन गाइडों को रोजगार देने पर भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, उन लोगों को भी अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। आप देखेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आप इसमें देखेंगे दोस्तों, जस्ट वेट मिनट, यस, वीडियो थोड़ी लंबी होगी ताकि आप देखेंगे कि लंबी वीडियो है तो इसमें पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा और आप एक ही वीडियो में अच्छे से कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आप देखेंगे बिहार राज्य के बेरोजगार युवा युवतियों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने व स्वरोजगार प्रदान करने और उनके आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई और इसके अंतर्गत निम्न योजनाएं शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना, इसमें कौन कौन से योजनाएं हैं इसके अंतर्गत आती हैं आप देखेंगे। मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, पांचवा देखेंगे मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप देखेंगे इसका जो रिक्वायरमेंट है, अर्हता जिसे कहते हैं, ये आवेदन बिहार का अस्थायी निवासी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी बेसिकली एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? बिहार के निवासी होना चाहिए, कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट और IT, और नहीं तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समक्ष कर्ण उत्तीर्ण हो, मतलब इसमें क्या हो? उत्तीर्ण हो, और जिसकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक। ठीक है, इकाई प्रोपराइटरशिप, ठीक है, इकाई प्रोपराइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म, LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। ये अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप स्कीम के अंदर हैं। आवेदन अपने जिले में ही परियोजना स्थापना कर सकता है, परियोजना स्थापना अपने जिले में ही कर सकता है। और इसके लिए वित्तीय जो सहायता दी जा रही है
आप देखेंगे दोस्तों, वित्तीय जो सहायता दी जा रही है इसमें क्या प्रावधान है, आइए देखते हैं। वित्तीय सहायता है इसमें आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु अधिकतम 10 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, जिसमें कुल परियोजना का 50% क्या हो अधिकतम 50% अधिकतम और 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा शेष 50% अधिकतम और 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण क्या होगा मिलेगा आपको। उद्यमी योजना के मामले में 1% का ब्याज के साथ के रूप में प्रदान किया जाएगा, केवल 1% ब्याज के रूप में प्रदान किया जाएगा और यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। बिल भी मतलब इसके 3 किस्त होंगे, ठीक है, 3 किस्तों में आपको 3 EMI में आपको देना होगा, ठीक। अगला देखेंगे बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 वाली जो है, आप देखेंगे इसमें क्या है, बिहार सरकार ने राज्य के औद्योगिक सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का उद्देश्य से यह नीति जारी की है। यह नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन है कि इसमें पूंजी निवेश अनुदान, अस्थायी पूंजी निवेश का 20% अधिकतम 25 करोड़ रुपये दिया जाएगा, ठीक है। अब ब्याज अनुदान देखेंगे, ऋण पर 10% या वास्तविक ब्याज दर अधिकतम 60 करोड़ रुपया दिया जाएगा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत सभी प्रोत्साहन, ठीक है दोस्तों, 2016 के अंतर्गत सभी प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। इस नीति का उद्देश्य राज्य लॉजिस्टिक क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक बनाना है। लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन और सुधार के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। इसके तहत निम्नलिखित ढांचा तैयार किए जाएंगे। उसमें कौन कौन से आप इस ढांचे में देखेंगे, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इनलैंड कंटेनर डिपो है, ग्रेड ए वेयर हाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, 5वां देखेंगे लॉजिस्टिक पार्क है, 6ठा देंगे कोल्ड चेन सुविधा है, ठीक है। ये सारी 6 सुविधाएं आप लोगों को दिया जाएगी, ठीक है, इस नीति के अंतर्गत, ठीक है, लॉजिस्टिक नीति के अंतर्गत, ठीक है। 2005 और 2006 से भारत में बहुआयामी गरीबी एक चर्चा पत्र है, उसका देखेंगे, आगे देखेंगे दोस्तों। इसमें 2005-06 से भारत की बहुआयामी गरीबी एक चर्चा में, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, इसमें ये देखेंगे और ये इसमें नीति आयोग द्वारा इसके बारे में लिया गया है, ठीक है। इसका स्रोत नीति आयोग द्वारा है। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया और यह पत्र में यह देखेंगे आप कि यह पेपर नीति आयोग UNDP के सहयोग से तैयार किया। किसके सहयोग से? UNDP, ठीक है, और प्लस नीति आयोग, ठीक है, दोनों ने मिलकर एक तैयार किया, ये एक पर्चा पत्र तैयार किया है। जो इस पर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वच्छ सर्वेक्षण 4 जो है 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वच्छता सर्वेक्षण 5 में देखेंगे 2019 और 20 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया, ठीक है। इस प्रयोग में आप देखेंगे, इस पेपर के अनुसार बिहार का प्रदर्शन स्थिति क्या है, आप देखेंगे प्रदर्शन स्थिति है बिहार में 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए, जो पिछले वर्ष 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे सबसे बड़ा आंकड़ा है, ठीक है, यूपी के बाद सबसे बड़ा ये आंकड़ा है। आप देखेंगे बिहार ने हेड काउंट अनुपात में सबसे बड़ी गिरावट का के लिए दर्ज किया और बिहार हेड काउंट अनुपात आप देखेंगे परसेंटेज में 2005 या 6 में 78.28, 2015-16 में 51.89, 2019 में 33.76 और 2022 और 23 में जो अनुमानित है 26.59% है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे देखेंगे बिहार में पिछले वर्ष में 2.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, ठीक है, बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, जो उत्तर प्रदेश में 3.34 करोड़ के बाद दूसरे स्थान पर यह आंकड़ा है, ठीक है। और जनसंख्या अनुपात का अर्थ है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या का अनुपात, ठीक है, जनसंख्या अनुपात क्या होता है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या के अनुपात, ठीक है, आप ये देखेंगे। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट जो है, उसमें आप देखेंगे 2023 वाले में, इसमें है नीति आयोग ने राष्ट्रीय MPI जो मल्टी
डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसका दूसरा संस्करण सेकंड एडिशन आया है। अब उसमें जुलाई 2024 में जारी किया गया। इसमें इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 है, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है, उसके अंतर्गत 2019 और 21 में से आधार मतलब तैयार की गई है, उसका आधार लेके, ठीक है, और तैयार किया गया है। तो आप इसमें देखेंगे कि नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी पर जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्ष में 2013 से लेकर 2022-23 तक 3.77 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, ठीक है। वर्ष 2013-14 में 56.34% आबादी, जबकि 2022-23 में गरीबी का परसेंटेज घटकर कम होकर 26.59% में कितना हुआ, 26.59। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा गरीबी घटाने के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। सबसे तेजी से गरीबी पूर्वी चंपारण और शिवहर में कम हुई है, ठीक है। वेस्ट चंपारण और शिवहर जो है उसमें क्या बहुत ही तेजी से गिरावट देखने को मिला है, ठीक है दोस्तों। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत आप देखेंगे इसमें क्या है कि यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ये क्या है, पहल है। शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले शहर को नगद राशि, ट्रॉफी और पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई के उपलब्ध में पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे इसमें श्रेणी दिया हुआ है जनसंख्या के आधार पर। इसमें श्रेणी 1 में देखेंगे दोस्तों कि जनसंख्या 10 लाख से अधिक में पटना शहर को कितना मिला है 10 रैंक मिला है और फाइनल रैंक अंक कितना है 176। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 रैंक याद रखेंगे पटना शहर को, ठीक है। श्रेणी 2 में देखेंगे जनसंख्या 3 लाख से 10 लाख के बीच में, इसमें गया को 8वां रैंक, मुजफ्फरपुर को 32वां रैंक मिला है, ठीक है। और इनका फाइनल अंक है, अंक उतने इंपॉर्टेंस नहीं है दोस्तों, तो आप अंक को हटा सकते हैं, रैंक बस याद रखिए, ठीक है दोस्तों, रैंक। श्रेणी 3 में देखेंगे 3 लाख से कम जनसंख्या में पटना साहिब को 40 रैंक, जो कि क्या है अंतिम है, ठीक है। और अंक की कोई ज़रूरत नहीं है, पूछना होगा तो आपको रैंक ही पूछेगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में आप देखेंगे इसके अंतर्गत इसके स्रोत कहाँ से हैं, इसके केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय से है इसके स्रोत, और जारीकर्ता कौन है, केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय ही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए और उसमें इंदौर और सूरत के संयुक्त रूप से भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता, सूरत और इंदौर। बिहार के संदर्भ में देखेंगे बिहार देश के 15वें स्थान पर, कितने 15वें स्थान पर है, ठीक है दोस्तों, 15th पोजीशन पे है। और पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देश में पटना का ओवरऑल रैंकिंग कितनी है 262 है। तो इसलिए आप पटना शहर को क्या करिए, स्वच्छ रखिए, ठीक है दोस्तों। क्या है 262 रैंक है, ठीक। और इसमें बिहार का देश में कौन सा स्थान है, 15वें स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे पटना ने 446 प्रमुख शहरों 1 लाख से अधिक की आबादी वाले में 77 रैंक हासिल किए, 77 रैंक हासिल किए। पटना ने 9500 में से 6320.9 अंक हासिल किए। पटना को कचरा मुक्त शहर वाटर प्लस टैग बिहार का पहला शहर प्रमाणन मिला, ठीक है। वाटर प्लस टैग जो है वो पटना शहर को मिला, ठीक है, पहला ऐसा शहर है पटना। पटना को पहली बार वाटर प्लस सिटी और 1 स्टार कैटेगरी में गार्बेज फ्री सिटी का दर्जा दिया गया, गार्बेज फ्री सिटी का, ठीक है। पटना को ही 1 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग और ODF मुफ्त शहर के लिए खुले में शौच मुक्त ODF प्लस का प्रमाण भी मिला है, ठीक है, ODF प्लस, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे पटना में सबसे स्वच्छ गंगा शहर में 6वां स्थान हासिल किया, ठीक है, पटना, जिसमें उसका अंक है 70.10, ठीक है। अन्य शहरों का ओवरऑल प्रदर्शन देख लेते हैं। गया का देख लेते हैं 272 है, बक्सर का 299 है, खगड़िया का 234 है, ठीक है। और SDG सूचकांक 4.0 में देखेंगे दोस्तों
इसमें है 2023-24 में नीति आयोग द्वारा इसको निकाली गई है और यह सूचकांक चौथा संस्करण है। देखिए संस्करण इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी कूट बना के दे देगा संस्करण कौन सा है और इसका आदर्श वाक्य है विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। इसकी क्या है, थीम है। ठीक है, इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से जारी किया गया। राज्यों में प्रथम स्थान पर 79 अंक के साथ संयुक्त रूप से उत्तराखंड व केरल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। कौन, उत्तराखंड और केरल। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। ठीक है, इसमें एसडीजी रैंकिंग में। ठीक है, बिहार का इसमें प्रदर्शन देखते हैं। बिहार 57 अंक के साथ सबसे निचले पायदान पर, देख लीजिए बिहार सबसे निचले पायदान पर है और झारखंड 62 अंक के साथ दूसरे निचले स्थान पर है। ठीक है, और बिहार में जिसका स्कोर 52 था अब कितना हो गया, 57 हो गया। ठीक है, बिहार का नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का परफॉर्मेंस श्रेणी 50 से 64 में रखा गया। ठीक है, कौन से श्रेणी में, परफॉर्मर श्रेणी की अंदर रखा गया। बिहार एसडीजी 1 में 39 अंकों और एसडीजी 2 में 24 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे 5 से कम उम्र से के वजन करने वाले बच्चे कितने हैं, 41% है। 5 से कम उम्र के कम लंबाई वाले बच्चे कितने हैं, 42.9% लोग हैं। ठीक है, और बिहार का मातृ मृत्यु दर कितना है, 128 है, बहुत ही ज़्यादा है मातृ मृत्यु दर। ठीक है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु के लिए मृत्यु दर कितना है, 30 है। ठीक है, जीवन प्रतिशतता कितनी है, 69.50। ठीक है दोस्तों, अब ये ध्यान रखेंगे जीवन के समय आप देखेंगे लिंग अनुपात कितना है, 908 है। लक्ष्य के मुकाबले निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय कितना है, 100%। ठीक, आधार कार्ड के तहत कवर की गई आबादी 88.26%। ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो भी है ये लक्ष्य इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सारी चीज़ें जो दिया गया है ये इम्पोर्टेंट है। ये आधार कार्ड से ये इतने अंदर से नहीं पूछेगा कभी भी। SDG 1, 2, 4, 5 और 13 में बिहार का स्कोर 50 से नीचे है। ठीक है, SDG 1, 2, 4, 5 और 13 में। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे ग्रीन बजट 2024-25 का देखेंगे ग्रीन बजट। इसके अंतर्गत देखेंगे दोस्तों बिहार 2020 और 21 में ग्रीन बजट की प्रक्रिया शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। ये वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला राज्य। बिहार में 2.25 हेक्टेयर या इससे अधिक क्षेत्रफल वाले 4,526 के आसपास आर्द्र भूमि है। कितने हैं, 4,526 के आसपास आर्द्र भूमि है। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 13,896 वर्ग किलोमीटर का व्यापक वन क्षेत्र है, जो इसके भूमि क्षेत्र का 14.75% है। ठीक है, 14.75% है। वन कार्बन मुख्य रूप से मिट्टी और मृत पेड़ और मृत पौधे में पाया जाता है, जो 2021 में 56.88 मिलियन टन था। ठीक है, मृदा कार्बनिक कार्बन SOC में भी कार्बन की अधिकतम मात्रा है, जो 2021 में बिहार के कुल वन कार्बन का कुल का कितना है, 63.1% है। ठीक है दोस्तों, 63.1% है। ठीक है, अगला देखेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि राज्य का वार्षिक भूजल पुनर्भरण 33.96 बिलियन क्यूबिक मीटर है। क्या है, क्यूबिक मीटर है। ठीक, जिसमें 2023 के दौरान 44.76% निष्कर्षण दर था। क्या था, निष्कर्षण दर था। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे, इसमें नेक्स्ट पॉइंट बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2070 तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए UNDP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें आप देखेंगे BSPCB राज्य के 23 जिले में 35 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के माध्यम से परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। ठीक है, कितने, 23 जिलों में 33 समावेशी वायु गुणवत्ता निगरानी।
ठीक है। आप देखें बिहार देश का पहला राज्य है जो IIT कानपुर के सहयोग से स्वदेशी तकनीकी का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। ठीक है, ये बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है। ठीक है दोस्तों, अगला देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि पश्चिमी चंपारण जिले में हाथी बचाव को पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है हाथी बचाव के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ देगा कौन से जिले में, तो आप याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण। ग्रीन बजट 2024-25 का प्रावधान देख लेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रीन बजट के लिए कुल आवंटन कितना हुआ था? 13,823.39 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया और इसमें भारत के सकल घरेलू उत्पाद में ग्रीन बजट का हिस्सा 1.42% है, जबकि 2024-25 में राज्य के कुल बजट में ग्रीन बजट का हिस्सा 4.96। देखिए कितना इंक्रीज हो गया। ठीक है, इंक्रीजमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ये किसके लिए है? आप ग्रीन बजट के लिए। ठीक है, और अगला देखेंगे दोस्तों, बिहार में ग्रीन बजट का प्रदर्शन देख लेते हैं। इसमें प्रदर्शन है बिहार का, आप देखेंगे कि वर्ग दिया हुआ है, परियोजनाओं की संख्या और ग्रीन बजट दिया है, और कुल हरित बजट का कितने करोड़ रुपए है वो भी दिया गया। ये पूरी तरह समर्पित। इसमें जो वर्ग है, ग्रुप ए है, इसमें क्या है? योजनाओं की संख्या क्या है? 90 है, और जिसमें कितने करोड़ रुपए की? 6,514.08 करोड़ रुपये। ठीक है, इतना बजट एलोकेट हुआ है। बी में देखेंगे, वर्ग बी में बहुत उच्च महत्व, ये 75 से 90% के बीच में। इसमें कितना योजना की संख्या है? ये 22 योजनाओं की संख्या और 148.77 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया। सी में उच्च महत्व 50 से 75% में 39 योजनाओं की संख्या स्टार्ट किया, जिसमें 37 और 59.62 करोड़। ठीक है, 3,759.62 करोड़ रुपये का क्या है? बजट आवंटित हुआ है। डी ग्रुप में देखिए, महत्व 25 से 50% के बीच में 49 योजनाएं शुरू हुई हैं, जिसमें क्या है आपकी 1987.99 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया। ई में देख लेंगे, कम महत्व है, जिसमें 5 से 25% है, जिसमें कितनी योजनाएं? 68 योजनाएं चालू की गई हैं, और जिसमें कुल हरित बजट कितना है? 1,267.95 करोड़ रुपये। और एफ सीमांत महत्व में 5% से तक देखेंगे 13 योजनाएं हैं, जिसमें 144.98 करोड़ रुपये दिया गया। और इसमें कुल योजनाएं कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है, 281। और कितने करोड़ रुपया आप देखेंगे? कितने करोड़ रुपया आ गया? ये आपका आ गया है 13,823.39 करोड़ रुपये टोटल है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। और इसमें राज्य हरित बजट 2024-25 को निम्न रूप से बांटकर प्राथमिकता दी गई है। किसको प्राथमिकता दी गई है? आप देखेंगे, इसमें हरित अवसंरचना को 24.65%, प्राकृतिक संसाधन प्रावधान को 19.24%, हरित अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को 14.83%, और सतत भूमि उपयोग को 14.3%, और जलवायु परिवर्तन शमन को कितने? 10.82%, स्वच्छता और अवशिष्ट प्रबंधन को 6.61%, और वायु और जलवायु प्रदूषण को 6.01%। ठीक है, और जैव विविधता और पारिस्थितिक संरक्षण को 3.81% का क्या दिया गया है? प्राथमिकता दी गई है।